अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआइज़ हियर। हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ एंजाइम्स का, और आज हम लोगों ने कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये टर्म हमें क्या बता रही है। यानी एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, और एंजाइम कैसे काम करता है और कैसे केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है, उस सारे मैकेनिज़्म को देखना होता है यहाँ पे। एंजाइम्स इंक्रीज़ रिएक्शन रेट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर देता है, यानी तेज़ी लेके आता है रिएक्शन के अंदर। कब तेज़ी लेके आता है? जब उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने पहले भी हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए होती है वो चाहिए ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी होती ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो जब एंजाइम के पास एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी थी अब स्मॉल लेवल की या स्मॉल अमाउंट में। वो स्मॉल अमाउंट की एनर्जी जब एंजाइम को मिली है तो वो थी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। उस एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को लोअर करते हुए एंजाइम जो है वो अपनी स्पीड को तेज़ करता है, और फिर वो अपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स बाय फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। अब जब एंजाइम का ये मैकेनिज़्म जो है वो चल रहा होता है तो क्या होता है, एंजाइम के मैकेनिज़्म के दौरान सबस्ट्रेट्स जो है ना वो आगे अटैच हो रही होती हैं एक्टिव साइट के ऊपर। एक्टिव साइट जो है ना वो एक मखसूस रीजन होता है एंजाइम का, या हम कहते हैं एक मखसूस पार्ट है या हिस्सा है एंजाइम का, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो मुकम्मल होनी होती हैं, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट्स ने अटैच होना होता है। उसके बाद रिएक्शन जो है वो उसने प्रोसीड करना है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। लेकिन जब एंजाइम की वो कंडीशन, जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच हो गया और कोफैक्टर और कोएंजाइम भी आके उसके साथ अटैच हो चुके हैं, तो उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नतीजे में आगे बन रहा होता है उसका प्रोडक्ट, जो भी रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो बनना होता है। जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो हम ना दो मॉडल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अब वो है लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इन मॉडल्स को हम लोग देख लेंगे। लॉक एंड की मॉडल जो है ना उसको दिया था एमिल फिशर ने। एमिल फिशर, इसको यूँ प्रोनाउंस करना है आप लोगों ने। और इसने प्रपोज़ किया था लॉक एंड की मॉडल 1890 के अंदर लॉक एंड की मॉडल दिया था, यानी चाबी ताले का कॉन्सेप्ट दिया था एमिल फिशर ने। इसने कहा था कि कोई ताला है हमारे पास, उस ताले की जो चाबी है ना वो चाबी ही ताले को खोल सकती है। कोई और चाबी अगर हम ताले के अंदर लगाएंगे तो वो चाबी ताले को नहीं खोल सकेगी। जैसे हमारी डेली लाइफ में ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि सही ताले की जो चाबी होगी सिर्फ वो ही उस चाबी को वो चाबी जो है वो उस ताले को खोल सकेगी। कोई और चाबी हम लगाएंगे तो वो ताला नहीं खुलेगा। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो एमिल फिशर ने यहाँ एंजाइम्स में दिया था। अब एमिल फिशर ने कहा था कि लॉक एंड की मॉडल के दौरान जो एंजाइम है ना वो हार्ड होता है, वो रिजिड होता है, या एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना वो रिजिड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। ये कहा था एमिल फिशर ने। अब यहाँ पे देख लेते हैं। एक्टिव साइट हैज़ अ रिजिड शेप। एक्टिव साइट जो है ना वो रिजिड है, वो सख्त है, वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। ओनली सबस्ट्रेट विद द मैचिंग शेप कैन फिट। अब उस एक्टिव साइट की शेप के साथ सेम चाबी की तरह जो शेप फिट होगी ना वो एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड कर जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे उसने दिया? ये ऐसे उसने दिया कि जो चाबी सही होगी, जैसे सही चाबी ताले को खोलती है ना तो ताला खुल जाता है, वैसे ही इसने ये बात यहाँ की थी। इसने कहा था, अब मेरी बात सुन लें, इसने कहा था कि जो एक्टिव साइट है वो है रिजिड स्ट्रक्चर, उसकी जो शेप है ना वो ही रहेगी शेप। उसकी शेप सबस्ट्रेट के मुताबिक या किसी भी आउटकमिंग चीज़ के मुताबिक तब्दील नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। अब जो ऊपर से चीज़ आ रही है अटैच होने के लिए, उसकी शेप पे डिपेंड करता है कि वो एक्टिव साइट की शेप के साथ मैच करती है या नहीं करती है। तो जो भी शेप एक्टिव साइट की शेप के साथ सबस्ट्रेट की जो भी शेप एक्टिव साइट की शेप के साथ मैच कर रही होगी वो आके अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ या एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, और फिर वो बना देगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी हम लोगों ने पहले बात की थी। सबस्ट्रेट इज़ अ की। सबस्ट्रेट जो है वो एक चाबी की तरह है। डैट फिट्स द लॉक ऑफ द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट के ताले के अंदर आ जाती है, फिट आ जाती है। दिस इज़ एन ओल्डर मॉडल। ये थोड़ा पुराना मॉडल है। हाउ एवर एंड डज़ नॉट वर्क फॉर ऑल एंजाइम्स। अब ये एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल दे तो दिया था,
कुछ अर्से तक ये वैलिड भी रहा था, इसको अच्छा भी समझा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये देखा गया कि जो लॉक एंड की मॉडल था वो सारे एंजाइम्स की फंक्शनिंग के मुताबिक नहीं था। यानी हम सारे एंजाइम्स के ऊपर लॉक एंड की मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव साइट जो है वो हर एंजाइम के लिए ही रिजिड होगी, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो ये थोड़ी ऑब्जेक्शंस जो थी ना वो राइज़ होना स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं कि लॉक एंड की मॉडल है ई फॉर एंजाइम, और ये एंजाइम की हमारे पास है एक्टिव साइट, और उसके बाद है जी हमारे पास सबस्ट्रेट फॉर एस फॉर सबस्ट्रेट। फिर जब ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम की शेप एंजाइम के ऊपर अटैच हो गया है और इसकी शेप एक्टिव साइट की शेप के मुताबिक थी बिल्कुल, तो उसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब जब एमिल फिशर के मॉडल में थोड़ी गलतियां सामने आने लगी थी और वो लोगों ने बोला कि ये तो सारे एंजाइम्स के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो फिर एक और मॉडल पेश करने के ऊपर काम शुरू हो गया था, और वो काम स्टार्ट किया था कॉशलैंड ने। और उसने फिर एक और मॉडल जो है वो पेश किया था, उसका नाम था इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। इन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन कॉशलैंड इन 1959 में कॉशलैंड ने प्रपोज़ किया था, और इसने लॉक एंड की मॉडल के मुतबादल दिया था ये वाला मॉडल। इसने कहा था लॉक एंड की मॉडल को साइड पे रख दो, अब जो मैंने मॉडल दिया ना इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उसकी बात करते हैं, उसको उसकी वर्किंग समझाई थी। फिर इसने कहा था कि एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल। अब कंपेयर कर लेते हैं। एमिल फिशर ने कहा लॉक एंड की मॉडल रिजिड है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में कॉशलैंड ने कहा कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है। यानी एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, उसके पास जैसा भी सबस्ट्रेट आएगा ना, जिस भी शेप का होगा, इट डजेंट मैटर, जिस भी शेप का एंजाइम आएगा वो जिस भी शेप का सबस्ट्रेट आएगा वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसने कहा इसने फ्लेक्सिबल रखा एक्टिव साइट को, इसने रिजिड नहीं रखा उसको। द शेप्स ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट सबस्ट्रेट एडजस्ट टू मैक्सिमाइज द फिट। जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, जो सबस्ट्रेट आ रहा है वो ख़ुद में चेंजिंग करके उस एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी शेप क्या है, शेप उसकी कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आके उसने अटैच होना है उसकी एक्टिव साइट के ऊपर। और इसी तरह ये सिस्टम जो था ना, जो ये मॉडल था, ये इंड्यूस्ड लॉक एंड की मॉडल की निस्बत ये ज़्यादा एफिशिएंट था। यानी इसने लॉक एंड की मॉडल की कुछ गलतियाँ जो थी उनको कवर करते हुए कॉशलैंड जो था उसने ये नया मॉडल पेश किया था। देयर इज़ अ ग्रेटर रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। इसने कहा था कि सबस्ट्रेट्स में जो मखसूस किस्म की टाइप्स हैं या शेप्स हैं ना, उनकी वैरायटी मौजूद है। दिस मॉडल इज़ मोर कंसिस्टेंट विद अ वाइडर रेंज ऑफ एंजाइम्स। तो फिर लोगों को काबिल कबूल लगा था ये मॉडल, और उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि लॉक एंड की मॉडल जो है ना वो तो हमें पता है कि वो काम थोड़े बहुत एंजाइम्स के ऊपर ही इम्प्लीमेंट हो सकता था। तो जो बाकी एंजाइम्स बच जाते थे ना, वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर कवर हो रहे थे, यानी उनको इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर स्टडी किया जा रहा था। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं। एक हमारे पास एंजाइम है और साथ आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो गई तो उसको हमने कहा कि वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दूसरे स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास बन गया। ES स्टैंड फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो रिएक्टेंट्स या जो सबस्ट्रेट्स एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हुए थे वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। ये सारा प्रोसेस होता है। और जो प्रोडक्ट्स बनी हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, उसके बाद एंजाइम रेडी फॉर अनदर सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन गई। वो प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट हो गई हैं। अब यही प्रोडक्ट्स जो हैं ये किसी और एंजाइम की सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेंगी, और फिर आगे से रिएक्शन प्रोसीड होगा। जब ये रिएक्शन की चेन्स बनती रहती हैं और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट जो है वो अगले सबस्ट्रेट के अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगा। ये सारी एक चेन बन जाती है, और इसको फिर बोलते हैं इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर क्योंकि एक नेटवर्क बन जाता है जिसमें सबस्ट्रेट बन रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, और वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो फर्दर आगे रिलेट कर रही होती हैं।
अब जब हमने एंजाइम की करैक्टरिस्टिक को देख लिया, हमने उसकी फंक्शनिंग को देख लिया, तो कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो एंजाइम की वर्किंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो उन फैक्टर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन सबसे पहले, यानी कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिज़म पे या ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उन पे असरअंदाज हो सकता है। को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स, ऑब्वियसली ये तो मेन पोर्शन है। उसके बाद एंजाइम इनहिबिटर्स, ये तीन चीज़ें जो है ना, ये एंजाइम की वर्किंग के ऊपर, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर, उसकी वर्किंग के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इनको सेपरेटली हम लोग देख लेंगे। अब देखते हैं एंजाइम एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर आर द मोस्ट डेंजरस। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा याद रखना कि एंजाइम्स जो है ना वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना। तो एंजाइम जो है वो बेस्ट काम कब करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर, यानी 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो जब भी टेम्परेचर हाई होगा, 37 से राइज़ करेगा, तो वो जो कंडीशन है वो एंजाइम के लिए हार्मफुल हो सकती है, वो ख़तरे वाली बात होगी। हाई टेम्परेचर की कंडीशन में जो है ना एंजाइम की हेल्थ, एंजाइम की वर्किंग, एंजाइम की नेचर वो डिस्टर्ब हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये ख़तरे वाली बात होती है। हाई टेम्परेचर में डी नेचर और अनफोल्ड द एंजाइम। ज़्यादा टेम्परेचर अगर ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को डी नेचर कर देगा। एंजाइम का स्ट्रक्चर, साख्त, उसकी फंक्शनिंग, उसकी नेचर, उसकी वर्किंग सब कुछ ख़राब हो जाएगी। उसके लिए हम ना डी नेचर का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी एंजाइम जो है ना वो अपनी असली हालत में नहीं रहेगा, वो डी फॉर्म हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उसमें चेंजिंग्स आ जाएंगी और ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी, यूँ कहा जाता है। pH मोस्ट लाइक 6 to 8 pH। अच्छा, pH जो है ना वो भी बहुत असरअंदाज करती है। pH हम कहते हैं कि नेगेटिव लॉग, एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो हम pH को डिफ़ाइन करते हैं। तो pH जो है ना 6 से 8 तक वो न्यूट्रल होती है pH, और वो फ़ायदे वाली भी होती है एंजाइम के लिए। लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा pH होती है ना, pH इंक्रीज़ करती है या pH डिक्रीज़ करती है, तो वो अगेन एंजाइम के स्ट्रक्चर, नेचर के लिए बहुत ख़तरे वाली बात होती है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड बात कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, मोस्टली ज़्यादा हो गई है ना, तो ये वाली बात जो है ये ख़तरे वाली होती है, ये नुकसान पहुँचाती है, हार्मफुल होती है। तो ये सारे जो है ना ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होता है और ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट था को फैक्टर्स और को एंजाइम्स। अब इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल जिंक एंड आयरन या फिर विटामिन्स जो होते हैं ना, इनको हम एंजाइम एक्टिविटी के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत एफिशिएंटली मुकम्मल हो जाए और कोई ख़राबी या कोई कमी ना हो उसके अंदर, और बहुत अच्छी तरह जो है ना रिएक्शन मुकम्मल हो और फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें मिल रही हों। तो को फैक्टर्स और को एंजाइम्स जो है ना वो स्पीड अप कर रहे होते हैं रिएक्शन को और बेहतरी ला रहे होते हैं और एफिशिएंट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन मस्ट बी प्रेजेंट इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ना, ये हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, टर्शरी। तो यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात हो गया। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम लोग हीमोग्लोबिन की एग्जांपल देते हैं कि हीमोग्लोबिन के पास अल्फ़ा और बीटा चेन्स होती हैं, और वो चेन जब आपस में मिलती हैं तो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी ग्लोब की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो हम कहते हैं कि वो हीमोग्लोबिन है। इज़ इन ऑर्डर फॉर इट टू पिक अप ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि उसने ऑक्सीजन जो है ना उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना रेड ब्लड सेल की, वो हीमोग्लोबिन की वजह से बहुत बेहतर होती है। तो हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी जो है ना ऑक्सीजन कैरी करने की वो देखते हैं। तो यहाँ पे वही को फैक्टर्स और को एंजाइम्स की बात बताई हुई है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। टर्न ओवर नंबर इन थाउजेंड्स पर मीटर, टर्न ओवर नंबर है, और उसके बाद टाइम वगैरह भी होता है, टेम्परेचर भी है। तो देखना है कि 30 से 40 तक जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें नॉर्मल तरीके से एंजाइम काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इससे राइज़ करेगा तो वो एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो डी नेचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ने पीएच की बात की है। तो पीएच और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो देख लेते हैं।
पीएच देखते हैं, मोस्ट एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ अराउंड 7 के आसपास किसी भी एंजाइम की जो पीएच होगी वो न्यूट्रल होगी, नॉर्मल होगी, हेल्दी होगी वो कंडीशन। लेकिन 7 से ज़्यादा जब एक्सीड करेगी तो फिर वो ख़तरे वाली बात हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। 7 से ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक होगी और 7 से कम होगी तो वो बेसिक होगी पीएच। तो यहाँ पे हाई और लो पीएच की बात की हुई है, एसिड, अल्कलाइन और न्यूट्रल पीएच की बात की हुई है। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम को मेंशन किया हुआ है कि उसकी पीएच जो है ना एसिडिक होती है, 2 होती है, और न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 होती है। 7 पीएच होती है ह्यूमन अमाइलेज, यानी अमाइलेज एंजाइम जो हमारी बॉडी में होता है ना उसकी, और 8 पीएच होती है ट्रिप्सन की। तो ये पीएच जो है ना ये वेरी करती है। उसके बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्शन रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन भी तेज़ हो जाएगा। मैक्सिमम एक्टिविटी अकर्स व्हेन एंजाइम इज सैचुरेटेड, व्हेन ऑल एंजाइम्स आर बाइंडिंग सबस्ट्रेट। सैचुरेटेड कंडीशन वो होगी जिसमें नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही होगी और सारा कुछ नॉर्मल होगा, उसको हम सैचुरेटेड या नॉर्मल कह सकते हैं। अच्छा, इतने जो टॉपिक है ना ये हम लोगों ने आज कवर करना था। कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अब इनहिबिटर्स वाला टॉपिक रह गया, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।